नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं। आज से हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 11th के लिए हम लोग मैथमेटिक्स आज से शुरू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत जितने भी चैप्टर हैं टोटल मिलाकर 16 चैप्टर हैं। उस 16 चैप्टर को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। 16 चैप्टर के अंतर्गत जो सबसे पहला चैप्टर है हमारा 11th का चैप्टर नंबर 1 यानी कि सेट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं। इसे सेट्स बोलते हैं, इसको हम लोग समुच्चय बोलते हैं। यानी कि इसके अंतर्गत हम लोग डिफरेंट एलिमेंट के बारे में सीक्वेंसली रूप से अध्ययन करेंगे। तो हम लोग देखते हैं। इसके बाद में अभी इस माध्यम से वीडियो प्रोवाइड हो रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में 2 या 3 दिन के अंदर में आपको बोर्ड के माध्यम से आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सेट्स जो होता है एक वस्तु के सुपरिभाषित संग्रह को हम लोग समुच्चय कहते हैं। लेकिन इसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि सेट को सबसे पहले निर्माण किसने किया था, यानी कि खोजा किसने था। तो फादर ऑफ सेट थ्योरी हम लोग बोलते हैं जॉर्ज कैंटर को। जॉर्ज कैंटर बेसिकली एक जर्मनी के रहने वाले थे और जर्मन गणितज्ञ इन्हें कहा जाता है। इन्होंने सेट को परिभाषित किया और साथ साथ में बहुत सारे संख्याओं को एक निश्चित सीक्वेंसली फॉर्म में एक सुपरिभाषित रूप से डिफाइंड किया, जिसको हम लोग सेट्स कहते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं कि सेट्स का डिफिनीशंस क्या है। तो सेट्स का डिफिनीशंस हो जाएगा आपका कि सेट्स यानी कि समुच्चय वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं, समुच्चय कहते हैं। यानी कि ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। सब कोई सेट नहीं हो सकता है, मतलब उसका एक कुछ ना कुछ मीनिंग होना चाहिए। जिस भी संख्याओं का संग्रह हो, उस संख्याओं के संग्रह का कोई ना कोई एक परिभाषित नियम हो, एक नियम के अनुसार वो संचालित हो, उसी की ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेट्स बोलते हैं, यानी कि समुच्चय बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 जो दिया हुआ है, 10 से कम सम प्राकृत संख्या। यानी कि सम संख्याएं कौन सी होती है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सभी सम संख्याएं होती है। लेकिन यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। क्या रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि 10 से कम सम प्राकृत संख्याएं होना चाहिए। तो 10 से कम सम प्राकृत संख्या यानी कि इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये होता है 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है। यानी कि हमको निश्चित रूप से पता है कि हाँ वेल डिफाइंड है कि 10 से कम सम प्राकृत संख्याएं मात्र 4 होती है, जो कि है 2, 4, 6, 8। तो इसके बारे में पूरी तरह से पता है, इसलिए इसको हम लोग सेट्स के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा नंबर एग्जाम्पल है आपका कि 10 से कम विषम प्राकृत संख्या। तो 10 से कम विषम प्राकृत संख्या क्या होती है, जो 2 से विभाजित नहीं हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विषम प्राकृत संख्या बोलेंगे। जैसे 1, 3, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। तो इस तरह से, लेकिन यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट क्या कर दिया है कि 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं होनी चाहिए, यानी कि वेल डिफाइंड है। जैसे ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, इसमें हो जाएगा आपका 1, 3, 5, 7, 9, यानी कि 5 ऐसी संख्याएं हैं जो 10 से कम विषम संख्याएं हैं। तो निश्चित रूप से ये वेल डिफाइंड है, इसीलिए इसको भी हम लोग सेट्स बोलेंगे। उसके बाद में हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि द रिवर्स ऑफ इंडिया, 3 नंबर एग्जाम्पल में द रिवर्स ऑफ इंडिया, भारत की नदियाँ। निश्चित रूप से भारत की नदियाँ एकदम निश्चित रूप से आपका गिनने लायक है, उसे हम लोग गिन सकते हैं, काउंटलेस नहीं है। जितनी भी भारत में नदियाँ बहती है उन सभी नदियों को एक तरह से वेल डिफाइंड है। गंगा को गंगा बोलते हैं, तो यमुना है, उसके बाद में भागमती है। इस तरह से बहुत सारी नदियां हैं जो कि भारत में स्थित है। उन सभी नदियों का हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं, यानी कि गिनती कर सकते हैं, इसीलिए ये वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड होने के कारण यह सेट्स है। उसके बाद में 4 नंबर एग्जाम्पल देते हैं, द भवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर 5 होते हैं, A, E, I, O, U, फिक्स है और निश्चित रूप से ये वेल डिफाइंड है, इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे सेट। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी स्वर हैं, कितने स्वर हैं, 5 स्वर हैं, A, E, I, O, U, ये सभी क्या है, हमारे सेट्स हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि 5वां नंबर क्वेश्चन है आपका कि वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुज के विभिन्न प्रकार। त्रिभुज के बहुत सारे प्रकार होते हैं। त्रिभुज के प्रकार के आधार, जैसे कोण के आधार पर, भुजा के आधार पर, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। तो और
तो जितने भी ट्रायंगल के प्रकार होंगे वो निश्चित रूप से वेल डिफाइंड होंगे, क्योंकि उनको हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं। क्लासिफाइड करने के बाद में एक मिनिमम और वेल डिफाइंड त्रिभुज के प्रकार होंगे, इसीलिए निश्चित रूप से ये सेट्स होगा। उसके बाद में हम लोग देख सकते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 210। 210 के प्राइम फैक्टर जो होते हैं, प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड 210 की। तो सबसे पहले 2 से इसको कटाएंगे, तो 2 से कटाएंगे तो 105 अर्थ में जाएगा। फिर 3 से कटाएंगे तो 3 से 35 अर्थ में जाएगा। फिर 5 से कटाएंगे तो 5 से 35, यानी कि 210 का प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 हुआ। 2 तिहाई 6 5 30 सते 210। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 210 के प्राइम फैक्टर 2 3 5 7 होता है। अब उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पे, इसको हम इरेज कर लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 के समीकरण का हल ज्ञात करना है। तो इसका एक निश्चित हल होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण होने के कारण निश्चित रूप से इसके 2 हल निकलेंगे। ऑलरेडी हम लोग 10th क्लास में पढ़े हुए हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0 कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि बीच वाला जो 5x होता है इसको हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। 2 भागों में बांटने के कारण माइनस 2x माइनस 3x इक्वल टू माइनस 5x होगा, और एक्स स्क्वायर का 6 से हम लोग गुना करते हैं तो 6x स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि माइनस 2x और माइनस 3x को गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 और x स्क्वायर यानी कि 6x स्क्वायर हो जाता है। इसीलिए माइनस 5x को हम लोग माइनस 2x और माइनस 3x के फॉर्म में तोड़ेंगे, तो x को कमन यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 2, और माइनस 3 यहाँ पे कमन करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 2। यहाँ से हम लोग x माइनस 2 को कमन कर लिए तो निश्चित रूप से x माइनस 3 बच जाएगा, यानी कि हमारे पास यहाँ पे इसका सॉल्यूशंस कितना निकला, x इक्वल टू 2 और 3, यही हमारा सेट्स हो जाएगा। यानी कि इस समीकरण का हल कितना होगा, 2 और 3, यही हमारा सेट हो जाएगा। निश्चित रूप से ये वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड क्यों है, क्योंकि इसका एक निश्चित हल निकल रहा है। निश्चित हल निकलने के कारण यह सेट होगा, इसे हम लोग सेट कहेंगे। अब प्रश्न उठता है कि कौन कौन सा सेट नहीं हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लें कि दुनिया की 5 सबसे बेहतरीन अभिनेत्री, तो बेहतरीन का कोई पैमाना नहीं होता है। कोई एक व्यक्ति को कोई दूसरा अच्छा लग सकता है तो दूसरे को पहला अच्छा लग सकता है। इसीलिए जो सबसे अच्छा, सबसे सुंदर, सबसे बेस्ट, ये सब जितने भी वर्ड होते हैं वे सभी हम लोगों को सेट्स में नहीं यूज होते हैं निश्चित रूप से। जैसे बोला जाए कि दुनिया के सबसे 5 बेहतरीन खिलाड़ी, तो बेहतरीन का कोई पैमाना नहीं होता है। किसी को सचिन तेंदुलकर अच्छा लगेंगे, किसी को विराट कोहली अच्छा लगेंगे। तो निश्चित रूप से हम बोल सकते हैं कि जो सबसे बेहतरीन, सबसे सुंदर, सबसे बेस्ट, ये सब जितने भी वर्ड हैं वो सभी सेट्स के अंतर्गत नहीं आते हैं, इसीलिए वो सभी सेट्स नहीं होंगे। यानी कि हमारे पास वेल डिफाइंड होना चाहिए, और पैमाना जो कंपैरिजन जो होता है सेट्स में नहीं होता है। उसके बाद में हम देख लेते हैं समुच्चयों का निरूपण, यानी कि जो हम लोग अभी समुच्चय देखे उसका निरूपण, यानी कि उसको रिप्रेजेंटेशन हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। 2 तरीका होता है समुच्चय को निरूपण करने का। एक होता है रोस्टर फॉर्म, जिसे हम लोग बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, इसी का हिंदी होता है सारणीबद्ध रूप। और दूसरा तरीका है इसका समुच्चय निर्माण रूप, जिसे हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इसे हम बारी बारी से देखते हैं कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है या टेबुलर फॉर्म क्या होता है। टेबुलर फॉर्म मतलब स्पष्ट ही निर्देश है कि टेबुलर मतलब टेबुल के फॉर्म में होगा, और समुच्चय निर्माण उसका कुछ ना कुछ, सेट बिल्डर फॉर्म उसका कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगा। टेबुलर फॉर्म में जो हम लिखेंगे उसका प्रॉपर्टी हम लोग वहाँ पे लिखेंगे। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल कुछ जो कि दिया हुआ है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं कि पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है जो कि हमारा होगा रोस्टर फॉर्म 1 3 5 7 9। आप देख सकते हैं कि ये क्या है, एक ऑड नेचुरल नंबर है, यानी कि 1 2 1 3 5 7 9, यानी कि 10 से कम ये क्या है, नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर है। यानी कि 10 से कम विषम प्राकृत संख्या का एक समूह है जिसके अंतर्गत आता है 1 3 5 7 9। इसको हम लोग क्या करते हैं कि सारी संख्याओं को लिख देते हैं, और 2 संख्याओं के बीच में हम लोग कॉमा देते हुए लिखते जाते हैं, और दोनों को मझोले ब्रैकेट जो होता है, करली ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, करली ब्रैकेट से हम लोग उसको लिखते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो इसमें हम लोग, अच्छा ये हो गया टेबुलर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, इसी का प्रॉपर्टी हम लोग लिख देते हैं। जैसे एक्स सच डेट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 10, यानी कि 10 से कम सभी प्राकृत संख्या।
ये स्पष्ट रूप से जो इसका प्रॉपर्टी होगा उसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा सेट बिल्डर फॉर्म और ये हो जाएगा हमारा रोस्टर फॉर्म। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ए ई आई ओ यू, यानी कि निश्चित रूप से देख के लगता है कि ये सभी क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के भवेल हैं और सभी दो अक्षर लिखे हैं उसके बीच में कॉमा से डिनोट कर दिए हैं, इसीलिए ये सेट का आपका टेबुलर फॉर्म होगा और इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में करेंगे। तो एक्स सच डेट एक्स इज ए भवेल, एक्स जो है क्या है, एक भवेल है यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। उसके बाद में 2 3 दिया हुआ है, तो 2 3 का मतलब क्या हो जाता है, 2 3 ये हमारा हो गया टेबुलर फॉर्म और इसको अगर आप लिखना चाहे सेट बिल्डर फॉर्म में तो एक्स सच डेट एक्स संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंड है। निश्चित रूप से 12 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, 2 और 3 होंगे 12 के अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद में आ जाइए 3 -3 या -3 3, निश्चित रूप से ये किसी न किसी का सॉल्यूशंस है, तो सॉल्यूशंस किसका हो जाएगा, एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर -9, एक्स स्क्वायर -9 इक्वल टू 0 करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, एक्स इक्वल टू +-3 हो जाएगा। इसीलिए ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया और ये हो गया रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। तो अभी तक आप समझ लिए सेट्स किसे कहते हैं, सेट को रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, सेट को लिखते कैसे हैं और साथ साथ में सेट के लिखने का 2 तरीका होता है, एक रोस्टर फॉर्म एक टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म यानी कि रोस्टर फॉर्म टेबुलर फॉर्म इसको आपने देख लिया और सेट बिल्डर फॉर्म में भी आपने समझ लिया कि कैसे क्या होता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और हमेशा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में भी, ये हम देखते हैं कि ये वाला एक क्वेश्चन है, अव्यय है या अव्यय नहीं है। तो अव्यय है इसी को हम लोग लिख सकते हैं सदस्य है, या इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बिलोंग्स टू। यदि दिया रहे कि अवयव नहीं है, सदस्य नहीं है या में नहीं है तो इसको हम लोग बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू 1 3 5 7 9, तो हम लोग देख सकते हैं ए के अंतर्गत 1 बिलोंग कर रहा है, 3 बिलोंग कर रहा है, 5 बिलोंग कर रहा है, 7 बिलोंग कर रहा है, 9 बिलोंग कर रहा है। तो इसको दर्शाने का तरीका होता है ए बिलोंग्स टू 1 लिखेंगे। ये चूंकि ए सेट ए के अंतर्गत 1 शामिल है इसलिए ए बिलोंग्स टू 1 लिखेंगे। ए बिलोंग्स टू 3 यानी कि 3 जो होता है ए के समुच्चय ए में स्थित है इसलिए ए बिलोंग्स टू 3 लिखेंगे। ए बिलोंग्स टू 5 इसलिए लिखेंगे क्योंकि 5 जो है समुच्चय ए में स्थित है या विद्यमान है। ए बिलोंग्स टू 7 इसलिए लिखेंगे कि ए जो समुच्चय है वह 7 जो है ए समुच्चय ए में स्थित है। ए बिलोंग्स टू 9 इसलिए लिखेंगे कि 9 जो है वह समुच्चय ए में स्थित है। लेकिन वहीं यदि ए 2 का जिक्र करें तो ए डज नॉट बिलोंग्स टू 2 लिखेंगे क्योंकि समुच्चय ए में ए 2 स्थित नहीं है। ए डज नॉट बिलोंग्स टू 4 लिखेंगे क्योंकि समुच्चय ए में 4 स्थित नहीं है। ए डज नॉट बिलोंग्स टू 6 इसलिए लिखेंगे क्योंकि समुच्चय ए में 6 स्थित नहीं है। तो इस तरह से हम लोग बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू हम लोग अध्ययन कर लेंगे, यानी कि अवयव है या अवयव नहीं है, सदस्य है अथवा सदस्य नहीं है। अब हम लोग आगे आते हैं कि कुछ जितने नोटेशन कैसे करते हैं, जितने भी हमारी संख्याएं हैं विभिन्न टाइप की, उन संख्याओं का नोटेशन कैसे करते हैं इसको जानना जरूरी है, इसलिए क्योंकि आगे के जितने भी क्लासेज होंगे वो सब में इसका कहीं ना कहीं यूज होगा। सबसे पहले है नेचुरल नंबर, एन से डिनोट करते हैं इसको, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय को हम लोग एन से डिनोट करेंगे। उसके बाद में है जेड, जेड का मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, यानी कि सभी पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय को हम लोग जेड से डिनोट करेंगे। क्यू मतलब द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, यानी सभी प्राकृतिक संख्याओं के जितने भी समुच्चय हैं उसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। उसके बाद में आर है द सेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याओं के जितने भी समुच्चय हैं उसको हम लोग आर से डिनोट करेंगे। उसके बाद में जेड प्लस, जेड प्लस का मतलब ही हो जाता है, प्लस का मतलब होता है जितने भी इंटीजर नंबर होंगे उन इंटीजर नंबर में सभी हमारा पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक संख्याओं की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, जेड से डिनोट करेंगे, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। उसके बाद में क्यू प्लस द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय रेशनल नंबर परिमेय होता है, परिमेय संख्याओं के समुच्चय को, यानी कि पॉजिटिव परिमेय धनात्मक परिमेय संख्याओं के समुच्चय को हम लोग क्यू प्लस से डिनोट करेंगे। उसके बाद में है आर प्लस, यानी कि द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्याओं के धनात्मक वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को हम लोग आर प्लस से डिनोट करेंगे। यहाँ पे एक गलती हो गया था कि क्यू को हम लोग रेशनल नंबर प्राकृतिक संख्या ना बोलकर परिमेय संख्या बोलते हैं, यानी कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। उसके बाद में हम लोग अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे में हम लोग नेचुरल नंबर, इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर और रियल नंबर देख लिया, साथ साथ में हम लोग यहाँ पे जेड प्लस क्यू प्लस और आर प्लस को भी समझ लिया कि ये क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं आगे
यहाँ पे निगेटिव वाला दिया हुआ है जेड माइनस का मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल निगेटिव इंटीजर्स, यानी कि जितने भी पूर्णांक संख्या है वो सभी पूर्णांक संख्याओं के ऋणात्मक समूह को हम लोग बोलते हैं जेड माइनस। उसके बाद में क्यू माइनस द सेट ऑफ निगेटिव रेशनल नंबर, यानी कि जितने भी परिमेय संख्याएं होती हैं उन सभी परिमेय संख्याओं के निगेटिव फॉर्म को यानी कि ऋणात्मक फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, क्यू माइनस बोलेंगे। आर माइनस का मतलब होता है द सेट ऑफ निगेटिव रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याओं के निगेटिव यानी कि ऋणात्मक भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, रियल नंबर। उसके बाद में नॉट, जेड नॉट को हम लोग बोलते हैं सभी इंटीजर नंबर उसमें विद्यमान रहेंगे लेकिन जीरो नहीं रहेगा, यानी कि जेड माइनस जीरो इजकल टू हम लोग बोलेंगे जेड नॉट, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर रहेंगे, केवल जीरो नहीं रहेंगे, इसलिए इसको हम लोग जेड नॉट बोलेंगे। उसके बाद में क्यू नॉट, इसमें भी सभी रेशनल नंबर आएंगे विदाउट जीरो, यानी कि ऑल रेशनल नंबर एक्सेप्ट जीरो, यानी कि क्यू माइनस जीरो से हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं। आर नॉट का मतलब होता है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, यानी कि आर माइनस जीरो, आर जीरो को छोड़कर सभी संख्याएं जिसमें निहित होगी उसे हम लोग आर नॉट बोलेंगे। उसके बाद में हम इसे डिलीट कर लेते हैं। आप लोग जो है डेली बाय डेली इसको रिवीजन करते चलिए, आने वाले टाइम में जो है बोर्ड के माध्यम से आपको बताया जाएगा 2 से 3 दिन के अंतर्गत में, चूँकि कुछ सेटअप करना बाकी रह गया है इसीलिए हम सोचें कि आज से क्लास शुरू करने के लिए बोला गया था, तो आज से क्लास शुरू किसी भी तरह से कर दिया जाए। आप लोग इसका फेयर 1 बाय 1 कर लीजिएगा और कुछ ही देर के बाद में हम इसका कुछ आपको होमवर्क भी देंगे, होमवर्क भी आप लोग बनाते चलिएगा, साथ साथ में एक अलग फेयर बनाकर फेयर कॉपी को हमेशा उसको बढ़िया से सुस्पष्ट भाषा में लिखिएगा, जिससे आपको आगे भी रिवीजन करने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। इस वीडियो को कम से कम आप पे 1 से 2 बार कम से कम देखने की कोशिश कीजिएगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से बिल्डअप होते जाए, क्योंकि शुरुआत एकदम वेरी बिगिनिंग क्लास यानी कि बहुत शुरू से हम लोग क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, तो शुरू से एकदम धीरे धीरे ही क्लास चलेगा, लेकिन आने वाले टाइम में हम लोग कोशिश करेंगे कि 2 से 3 महीना के अंदर में सारे टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कर ले। उसके बाद में कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 का हल रोस्टर फॉर्म में आपको लिखना है। रोस्टर फॉर्म जिसको हम लोग बोलते हैं टेबुलर फॉर्म लिखना है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण है तो निश्चित रूप से इसका 2 सॉल्यूशंस होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। इसको कैसे निकालते हैं, बीच वाले फॉर्म जो एक्स दिया हुआ है इसको हम लोग ऐसे करते हैं कि ये फर्स्ट यानी कि एक्स स्क्वायर और माइनस 2 को गुना करने पर माइनस 2x स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए, और एक्स को ऐसे तोड़ेंगे कि वो एक्स ही रहे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x में से x को घटाएंगे तो 2x हो जाएगा, 2x को माइनस x से गुना करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो आप लोग समझ रहे होंगे 10th में भी ये सारी चीज़ किए हुए हैं। तो यहाँ से हम x से कॉमन लेते हैं, तो x से कॉमन लेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा, और माइनस 1 से कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 2। तो x प्लस 2 यहाँ पे भी है, x प्लस 2 यहाँ पे भी है, दोनों को कॉमन ले लेते हैं x प्लस 2 तो बच जाएगा x माइनस 1। तो इस तरह से हम देख सकते हैं इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू हो जाएगा -2 और x इक्वल टू हो जाएगा 1। इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो 1 - 2 इसका सॉल्यूशंस हो जाएगा। आप इसे एक बार समझ लीजिए, समझने के बाद में आप अपने फेयर में ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो आने वाले समय में जैसे जैसे क्लासेज बढ़ते जाएंगे आपका नोट्स बनाने का हेवी टास्क हो जाएगा, और डेली बाई डेली होमवर्क देंगे तो उसे भी आपको कंप्लीट करना है, और सारे चीज़ आप फेयर में करते जाइएगा स्टेप बाई स्टेप। और जब भी स्कूल खुले या कभी अगर मौका मिले तो आप लोग स्कूल में आके उसे चेक करा लेंगे। थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट आगे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा कि समुच्च x सच डेट x एक धन पूर्णांक है और x स्क्वायर लेस देन 40। इसे हम लोग कैसे लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है, आपका टेबुलर फॉर्म जिसे हम लोग बोलते हैं सारणीबद्ध रूप में लिखना है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से बोला है कि एक धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर, और एक्स स्क्वायर जो है वह लेस देन 40 है, यानी कि 40 से कम होना चाहिए। तो धन पूर्णांक का मतलब क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, यह 40 से कम है हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, ये भी 40 से कम है। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, ये भी 40 से कम है। 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16, ये भी 40 से कम है। 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25, ये भी 40 से कम है। 6 का स्क्वायर करेंगे 36, तो ये भी हो जाएगा 40, ये भी हमारा 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, ये भी 40 से हमारा कम है। लेकिन जैसे ही 7 का स्क्वायर करते हैं तो हो जाता है 49, जो कि 40 से कम नहीं है, जबकि 40 से बड़ा है 49। इसीलिए 7 को हम लोग नहीं लेंगे, बाकी सभी 1 से लेकर 6 तक को लेंगे, यानी कि 1 से 6 को हम लोग जब स्क्वायर करते हैं वह 40 से कम ही आता है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर।
तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, समुच्चय ए इक्वल टू 1496 25 को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अभी तक हम लोग लिख रहे थे रोस्टर फॉर्म में, यानी कि समुच्चय निर्माण, रोस्टर फॉर्म यानी कि सारणीबद्ध रूप जिसको बोलते हैं, यानी कि टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, अभी तक उसमें लिख रहे थे। लेकिन अब लिखना है हमको सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ए इक्वल टू 1496 25, तो इसकी क्या दर्शा रहा है, पहले इसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो हम लोग देख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है। यानी कि हम देख सकते हैं कि ये एक नेचुरल नंबर है, हर एक नेचुरल नंबर का एक स्क्वायर है, यानी कि प्राकृत संख्या का ये क्या है, वर्ग है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे ही है। इसके लिखने का एक तरीका है, ए इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स लिख देंगे। तो एक्स क्या है, एक्स एक प्राकृत संख्या का वर्ग है। या इसी को हम लोग यदि मैथमेटिकल टर्म में लिखना चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, ए इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर। एन स्क्वायर जहाँ पे एन क्या है, नेचुरल नंबर है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी कि हम लोग कैसे लिखेंगे, ए इक्वल टू एक्स डेट एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर, जहाँ पे एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एक देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं 4 नंबर क्वेश्चन है। समुच्चय दिया हुआ है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, एक समुच्चय दिया हुआ है और इसी समुच्चय को हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो निश्चित रूप से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1 दिया हुआ है, 2 डिवाइड बाई 2 + 1 दिया हुआ है, 3 डिवाइडेड बाई 3 + 1 दिया हुआ है, 4/5 मतलब 4 डिवाइडेड बाई 4 + 1, 5/6 का मतलब हो गया 5 डिवाइडेड बाई 5 + 1 और 6/7 का मतलब हो गया 6 डिवाइडेड बाई 6 + 1। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। अब इसको हम लोग इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं। ऊपर में अगर वो एन मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 को हम लोग एन मान लेते हैं, तो निश्चित रूप से नीचे क्या है, n+1 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 है। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1/1 + 1 2/3 का मतलब हो गया 2/2 + 1, 3/4 का मतलब हो गया 3/3 + 1, 4/5 का मतलब हो गया 4/4 + 1 और 5/6 का मतलब हो गया 5/5 + 1 और 6/7 का मतलब हो गया 6/6 + 1। हम लोग देख सकते हैं यदि n को हम लोग मानते हैं 1 2 3 4 5 6, तो निश्चित रूप से नीचे हो जाएगा n+1 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 n+1। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, एक्स सच डेट एक्स इक्वल टू n डिवाइडेड बाई n+1, जहाँ पे n क्या है, एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या मतलब गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे सो ऑन। लेकिन यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि 6 तक ही लेना है, यानी कि n जो बिलोंग्स करेगा वह 1 से लेकर 6 तक। यहाँ पे 1 रखेंगे, n इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 डिवाइड बाई 1 + 1 हो जाएगा। 2 रखेंगे, n इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 डिवाइड बाई 2 + 1 हो जाएगा। 3 रखेंगे तो 3 डिवाइड बाई 3 + 1 हो जाएगा। 4 रखेंगे तो 4 डिवाइड बाई 4 + 1 हो जाएगा। 5 रखेंगे तो 5 डिवाइड बाई 5 + 1 हो जाएगा और 6 रखेंगे तो 6 डिवाइड बाई 6 + 1 हो जाएगा। इस तरह से हम देख सकते हैं कि इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में आराम से लिख सकते हैं, एस सच डेट एक्स इक्वल टू n डिवाइड बाई n+1। n जहाँ पे प्राकृत संख्या है और n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक डिपेंड करता है, 1 से लेकर 6 तक। अब हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के क्लास का, उसके बाद में आप लोग इसे अपने फेयर में भी बनाइएगा, जैसे बार बार मैं बोल रहा हूँ। ये 5वां नंबर क्वेश्चन स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है कि आपको मिलान करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है PRINCAL, इसको आपको मिलान करना है, वो दिया हुआ है दूसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका 1 2 3 6 9 8 18। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 - 3 और इसको एक ABCD से आपको मिलान करना है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में देखते हैं ऑप्शन नंबर डी को हम देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि एक्स सच डेट एक्स शब्द प्रिंसिपल का एक अक्षर है। हम लोग दो चीज़ों को यहाँ पे समझने का कोशिश करते हैं कि जब हम लोग सेट्स को लिखते हैं तो सेट्स में 2 डिजिट एक साथ रिपीट नहीं हो सकती है, यूनिक डिजिट ही हमेशा लेंगे। यदि किसी शब्द में 2 बार ए आया है, 2 बार बी या 2 बार पी या 2 बार आई आया है, तो 2 बार ना लिखकर 1 बार ही लिखेंगे, ये पहला नियम है।
तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे प्रिंसिपल लिखा हुआ है, तो इस प्रिंसिपल में P जो है 2 बार आ रहा है और I जो है 2 बार आ रहा है और बाकी सब एक एक बार आ रहा है। तो फिर भी जब हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म, जब हम लोग इसका समुच्चय लिखेंगे तो P को एक बार ही लिखेंगे, R को भी एक बार, I को भी एक बार, N को भी एक बार, C को भी एक बार, A को भी एक बार, LB को भी एक बार। तो यही आंसर हो जाएगा आपका। तो आंसर हो जाएगा आपका D। यानी कि इसमें समझने की क्या ज़रूरत है कि कोई भी समुच्चय जब हम लोग लिखते हैं तो उसमें एक संख्या को एक बार ही लिखते हैं, एक से अधिक बार उसको रिपीट नहीं करते हैं, यानी कि रिपीटेशन यहाँ पे अलाउ नहीं है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 0। तो 0 कैसे बनेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं सी ऑप्शंस को। x + 1 = 0 दिया हुआ है, तो x यहाँ पे जैसे दिया हुआ है x + 1 = 0, तो x = कितना हो जाएगा 1 - 1 = 0। इसीलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद में 3 नंबर में दिया हुआ है 1 2 3 6 9 18, यानी कि एक तरह से दिया हुआ है भाजक दिया हुआ है, यानी कि x x एक धन पूर्णांक है तथा 18 का भाजक है, यानी कि 18 का भाजक कौन कौन से हो जाएंगे 1 2 3 6 9 18, इसलिए 3 का आंसर हो जाएगा ए। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 - 3, तो हम लोग बता सकते हैं x² - 9 = 0, तो हो जाएगा x² = 9, तो x हो जाएगा +- 3, इसलिए 4 का हो जाएगा बी आंसर। इसका सॉल्यूशंस और भी अच्छे तरीक़ा से हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ था, तो प्रिंसिपल में P और I 2 बार नहीं आएंगे, इसलिए एक बार आए हैं, बाकी सब तो एक एक बार आया, तो इसको हम लोगों ने लिख लिया। x + 1 0 दिया हुआ था, तो x + 1 = 1, तो x = 1 - 1 = 0, इसीलिए हो जाएगा आपका x = 0, जो कि ऑप्शन नंबर सी विकल्प हो जाएगा। 3 नंबर में दिया हुआ है कि ये हमारा गुणनखंड कटने वाला गुणनखंड है, यानी कि 18 के क्या है भाज्य संख्या है, तो कौन कौन से है 1 2 3 6 9 18, यानी कि 1 से भी 18 कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से कटता है, 6 से कटता है, 9 से कटता है और 18 से कटता है। तो ये सभी संख्याएं हो जाएगी 1 2 3 6 9 18, इसके भाज्य गुणनखंड होंगे। उसके बाद में दिया हुआ है सॉल्यूशंस 3 - 3 या 3 + 3, तो x² - 9 = 0, तो x² = 9, तो x क्या हो जाएगा +-3, तो निश्चित रूप से हम लिख सकते हैं कि इसका सॉल्यूशंस क्या हो जाएगा 3 - 3। इस तरह से हमने आज क्लास 11th को शुरुआत कर दिया है। आने वाले टाइम में फिर से मैं बोल रहा हूँ कि 2 से 3 दिन के अंदर में हम लोग बोर्ड के माध्यम से ही पढ़ाएंगे, लेकिन आज क्लास शुरुआत करना था, इसलिए हमने शुरुआत कर दिया। आप इसे अपने फेयर में ज़रूर बना लीजिएगा, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। कुछ देर के बाद में हम एक ग्रुप बनाकर आपको हम वहाँ पे क्वेश्चन दे देंगे, उस क्वेश्चन को होमवर्क के रूप में बनाते चलिएगा और उसका सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए अभी तक थैंक यू वेरी मच। आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं जिनको ज़रूरत हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।